मेरा नाम अंजू है। वक्त का मुझ पर यह कैसा तमाशा था। सफ़ेद चादर में लिपटे हुए मेरे माता पिता मेरी आंखों के सामने लेटे हुए थे, लेकिन उनके शरीर में जान नहीं थी। रो रो कर मेरी आंखें सूख चुकी थी। आज जब सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए निकली थी तो मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से तैयार किया था और पिताजी खुशी खुशी मुझे स्कूल छोड़कर आए थे। रास्ते में उन्होंने मुझे खाने पीने का सामान भी दिलाया था। माँ ने घर से निकलते समय याद से कहा था कि बेटा, तुम्हारे लिए लंच रख दिया है, याद से खा लेना, बचाकर मत लाना। हर बार बचाकर ले आती हो। मैंने माँ से कहा था कि ठीक है माँ, नहीं बचाऊंगी, सब खा लूंगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक खुशहाल था, लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा कि मेरे माता पिता तो मर चुके थे। उनकी मौत की खबर ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। सुबह जिनके हंसते खेलते चेहरे को देखकर मैं स्कूल गई थी, अब वही चेहरे जख्म से चूर हो रहे थे। कुछ लोग मुझ पर तरस खा रहे थे तो कुछ तरस खाने का दिखावा कर रहे थे। मेरे माता पिता, जो कभी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, आज बिल्कुल खामोश पड़े हुए थे। मेरे माता पिता की अचानक मौत की वजह मेरे घर में होने वाला शॉर्ट सर्किट था। जब मैं स्कूल चली गई तो घर में मौजूद बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। फिर आग ने घर में मौजूद एक के बाद एक सामान को पकड़ना शुरू कर दिया। मेरी माँ, जो कि किचन में खाना बना रही थी, और पिताजी जो बाथरूम में नहा रहे थे, उनको जब अचानक घर में धुएं की घुटन महसूस हुई तो उन्होंने बाहर निकलकर देखा आखिर क्या चल रहा है। ये सब देखकर उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है, हमें बचाओ। लेकिन कोई उन्हें कैसे बचा सकता था। घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। दम घुटने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। वो दोनों इतने डर गए थे कि उन्होंने कहीं भी भागने की कोशिश न की और बस एक दूसरे को अपना सहारा मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। हमारे घर का 90% हिस्सा जल चुका था, जिसमें मेरे माता पिता भी काफ़ी जख्मी हुए थे। जब आसपास के लोगों को घरों में से धुआं निकलता हुआ नजर आया तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उस समय मैं स्कूल में मौजूद थी। यह हादसा 2 से 4 घंटे के बीच में हुआ था, जिसने मेरे माता पिता की जान ले ली थी। अब मैं इस दुनिया में अकेली बची थी। वैसे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार थे, लेकिन अब सारे ही रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि इस बच्ची को किसके हिस्से में जाना है, कौन इसकी परवरिश करेगा। मेरी उम्र अभी 14 साल थी। मेरे चाचा जी, ताऊ जी और बुआ जी ने तो नज़रें चुरा ली थीं। मेरे चाचा जी और ताऊ जी मामूली सी नौकरी किया करते थे, लेकिन फूफा जी का बहुत अच्छा कारोबार था। उनका घर भी अच्छा खासा बड़ा था। लोगों को लगा कि बुआ जी मेरी परवरिश अच्छे से कर सकेंगी, मगर उन्होंने तो ये कहकर बात को टाल दिया कि मेरे 3 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। मैं चाहती तो इसे ले जाती, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो बस इस डर की वजह से मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। बुआ जी तो साफ बच गई थी। ताऊ जी और चाचा जी से कहा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि महंगाई के समय में हम अपना ही गुजारा मुश्किल से कर पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मोहल्ले वाले कहते कि हम भी अपने साथ इसे नहीं रख सकते, क्योंकि हमसे पहले इसके अपने रिश्तेदारों का इस पर हक है। फिर मेरे ननिहाल वालों से बात की गई, जिस पर मुझे मेरे मामा जी के यहाँ भेजने का फैसला किया गया। हालांकि मामा जी भी मना कर रहे थे, लेकिन सब लोगों को यही बेहतर लगा कि इसे इसकी माँ के यहाँ भेज दो। घर परिवार सारा सामान तो जल चुका था। अगर कुछ बचा हुआ था तो वो थी मेरे शरीर पर पहनी ये स्कूल यूनिफॉर्म और मेरे स्कूल की किताबें। मैं खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी और बहुत गहरे सदमे में थी कि अब मेरे माता पिता कभी वापस नहीं आ सकते। मेरे एक ही मामा जी थे, उनको फ़ोन करके बता दिया गया था। मामा जी और उनका परिवार मेरे माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो गए थे। अगला दिन पूरा होने वाला था। फिर वो लोग मुझे अपने साथ देहरादून ले गए, जबकि मैं मुरादाबाद में अपने माता पिता के साथ रहती थी। अब मैं अपने माता पिता से तो दूर हो ही चुकी थी, लेकिन अब अपने घर और अपनी हर चीज़ से दूर हो चुकी थी। मामी जी का मूड मेरी तरफ से बहुत ख़राब था। उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं इस घर में रहूं। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया था। मैं यहाँ सिमटकर लेटी हुई थी। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। मैं जो हमेशा अपने माता पिता के साथ सोती थी, आज इस छोटे से कमरे में अकेली सो रही थी। मेरा दुख, दर्द, पीड़ा कोई भी समझने वाला नहीं था। यहाँ कोई मुझे तसल्ली देने वाला भी नहीं था। कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। यहाँ मुझे ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ दिया गया था जैसे मैं इन पर बोझ हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार तो जैसे मुझे मामा जी के घर भेजकर सुख का सांस ले चुके थे, जैसे उनके सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर गई हो।
मामा जी के 2 बेटे थे, एक मेरी ही उम्र का था और एक मुझसे बहुत छोटा था। जब वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए तो किसी ने मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। इस छोटे से कमरे में ढेर सारा कबाड़ रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इस घर का फालतू कमरा है, जहाँ सिर्फ गैर ज़रूरी सामान रखा जाता हो। मैं भी तो इन लोगों के लिए गैर ज़रूरी सामान की तरह ही थी, मगर मुझे अफसोस इस बात का होता था कि मामा जी मेरे माँ के भाई थे। उन्हें अपनी बहन की संतान पर तरस नहीं आ रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मैं बिस्तर पर सिमटी हुई लेटी थी। मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म और अपना बैग साथ लेकर आई थी। यूनिफॉर्म तो अभी तक मेरे शरीर से उतरी भी नहीं थी, क्योंकि अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। मामी जी कमरे में आई और मुझे घूरकर देखने लगी। उनके हाथ में खाने की एक प्लेट थी जिसमें रूखे सूखे दाल चावल पड़े हुए थे। मुझे वैसे भी बहुत तेज की भूख लगी थी। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। मामी जी ने कहा कि ले पकड़, ये खा ले, और हाँ, बस खाने के लिए इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं दूंगी। कभी आगे से और खाना मांगने लग जाए। एक बात याद रखना, यहाँ अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखना। ये तेरे माँ बाप का घर नहीं है। मैंने मासूम चेहरे के साथ साथ गर्दन हिलाई और हाथ में खाने की प्लेट लेकर खाने लगी, मगर एक निवाला लेते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, जिन्होंने कभी मुझे ठंडा खाना नहीं दिया था। ये खाना बहुत समय पहले का बना हुआ था और बिल्कुल ठंडा था। मैं अपनी माँ के हाथ से ही हमेशा खाना खाती थी। आज वक्त ऐसा आ गया था कि रूखा सूखा और ठंडा खाना मुझे दिया जा रहा था। मैंने अपनी भूख को मारने के लिए उसे खाया और एक गिलास पानी पीकर अपना पेट भर लिया था। हालांकि इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरा था। वो खाना बहुत से भी बहुत कम था। मैं उसे खाकर सोई नहीं थी, बल्कि सारी रात अपने माता पिता को याद करती रही। मुझे जो कभी अपने ही घर के कमरे में अकेले डर लगा करता था, इसलिए मैं अपने माता पिता के बीच में सोया करती थी। लेकिन आज न मेरे पास मेरी माँ थी और न ही पिताजी थे। आज मैं इस अनजान घर में छोटे से कमरे में अकेली थी, जहाँ मुझे बेहद डर लग रहा था। मगर मैं जानती थी कि अब मुझे तसल्ली देने वाला, मेरे साथ रहने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। न जाने मुझे रात के कौन से पहर नींद आई थी, लेकिन जब नींद आई तो पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल आया है और सुबह के 11 बज गए। मामी जी चिल्लाते हुए आई और कहने लगी कि अभी तक उठी नहीं है महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ ज्यादा नखरे नहीं चलेंगे। यहाँ सवेरे ही उठ जाते हैं और घर के कामों में लगा जाता है। चल उठ, तुझे इसलिए नहीं लेकर आए कि सारा दिन तू इस कमरे में पड़ी रहे। अब यहाँ आई है, हम पर सवार हो ही गई है, तो फिर यहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है मामी जी, क्या काम करना है मुझे आप बता दो। उन्होंने कहा कि उठ और मैं तुझे सारा काम समझाती हूँ। उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ में दी और मुझे घर का एक एक काम समझा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं सबके लिए नाश्ता बनाने खड़ी हो गई थी, जबकि मुझे अभी तक नाश्ता नहीं मिला था। मेरी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन मैं काम में लग गई। मेरी माँ ने जो कभी मुझसे एक काम नहीं करवाया था, उनके मरने के बाद सारे घर के काम का बोझ मुझ पर ही डाल दिया था। मामा जी को तो जैसे ये सब देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इस घर में मेरे लिए सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेरे मामा जी का बेटा जीवन, उसकी ऊंची आवाज़, बर्तनों की खड़खड़ाहट और मामी की डांट पूरे घर में गूंजती थी। मेरी तो यहाँ नींद भी पूरी नहीं होती थी। मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रख दिया गया था। सुबह उठते ही बाजू पकड़कर खींच लिया जाता था और घर के बड़े कामों के आगे डाल दिया जाता था। कहा जाता था कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, सबके लिए नाश्ता बनाओ, खाना तैयार करो, बर्तन धो, कपड़े धो। और मैं कांपते हुए हाथों से सारे काम करती थी। सुबह नाश्ता भी ना मिलने से पहले सबको नाश्ता करवाना पड़ता था और सारे काम करने पड़ते थे। यहाँ मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मामा जी बस मुझे डर से देखते थे, बल्कि वो भी हुक्म चलाया करते थे। अखबार पढ़ते पढ़ते कहते कि मेरे लिए चाय बना दो। चाय में अगर देर हो जाती तो डांटते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, ये सारे काम नहीं करना चाहती थी। मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, कामयाब बनूं। इसलिए हिम्मत करके मैंने एक दिन मामा जी से स्कूल जाने की बात कही तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झड़क दिया। कहने लगे, स्कूल? ये सब सपने देखना छोड़ दो। हमारे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। तुम्हें इस घर में जगह दी हुई है, यही बहुत है। अब हम तुम्हें स्कूल भी भेजेंगे। घर का काम करो, गृहस्थी संभालना सीखो, बस यही लड़कियों को शोभा देता है। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी।
उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा स्कूल का बैग एक कोने में पड़ा हुआ था। उस पर तो अब धूल आने लगी थी और किताबें भी अब धूल भरी हो गई थी। मेरी जिंदगी बड़ी मामूली सी बन गई थी, मगर ये मामूली सी जिंदगी बड़ी थकान से भरपूर थी। दिन में काम, रात में आंसू और बीच में बड़ी मामी जी के बेटे की चिल्लाहट और छोटे वाले का तंग करना, सब मिलकर मुझे सताया करते थे। मामी जी का छोटा बेटा रोहन मेरे कपड़ों पर अपने पैन की इंक डाल दिया करता था, कभी मेरे कपड़े में कूड़ा डाल दिया करता था। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। और बड़ा भाई जीवन, वो तो जब घर के अंदर होता था तो कभी पानी मांगता, कभी चाय मांगता, कभी कहता कि मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, कभी कहता कि मेरे जूते साफ कर दो। इन लोगों के काम खत्म ही नहीं होते थे। रोहन तो अब मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करने लगा था। एक दिन उसने मामी जी से कहा कि मैंने उनके कमरे से उनकी कोई कीमती चीज चुरा ली है। वो मुझ पर बेफिजूल के इल्जाम लगाया करता था और मामी उसकी हर बात पर यकीन कर लिया करती थी, जिस पर मुझे सजा मिलनी थी। एक दिन तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मामी ने मेरा हाथ गरम जलते हुए रोटियों के तवे पर लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि जीवन ने मामी जी से कहा था कि मैंने खाने में मिर्च तेज कर दी है। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी पुरानी किताबें निकाली और स्टोर रूम को बंद करके उन्हें पढ़ना और लिखना शुरू किया। जैसे ही मैं पढ़ने में बिजी हुई, रोहन आ गया। उसने गुस्से से मेरे हाथ से किताबें छीन ली और उसी दौरान फाड़ दी। कहने लगा कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, डॉक्टर बनोगी क्या? अरे अनाथों के सपने भी बहुत बड़े होते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी फटी हुई किताबों के टुकड़ों को इकट्ठा किया, लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। मगर मेरे दिल में जिद थी कि मैं कुछ भी करके पढ़कर ही रहूंगी। इस घर के सारे सदस्यों का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ अब सख्त होता जा रहा था। इस घर में हर कोई मुझसे बात भी हुक्म के शब्दों में करता था, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन हूँ। मामा जी कहते कि पानी क्यों नहीं भरा, घर की सफाई ठीक से क्यों नहीं की, और मामी तो बात बात पर कहती रहती थी कि मेरे बच्चों के कपड़े ठीक से नहीं धोए, उनमें थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट रह गया। बार बार मुझ पर जुल्म होता था। छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटा जाता था, यहाँ तक कि हाथ भी उठा लिया जाता था। मुझे इतने काम होते थे कि सारी रात जागने पर मजबूर किया जाता था। एक दिन मैं दोपहर के समय थोड़ा सा आराम करने क्या बैठ गई तो मुझे बहुत बुरा भला कहा गया था। मामी मोहल्ले के लोगों के सामने तो ऐसे बनती थी जैसे मुझ पर बहुत एहसान करती हों, मगर घर में क्या होता था ये तो मैं ही जानती थी। मैंने कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं की। एक ऐसा राज भी था जो मुझे अभी तक नहीं पता था। एक दिन मामा और मामी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। मामी कह रही थी कि तुमने इस बोझ को यहाँ पर लाकर डाल दिया है, मैं तो कहती हूँ कि इसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दो। मामा जी कहने लगे कि अरे पागल हो गई हो क्या? वो भले ही 15 साल की हो गई है, लेकिन काम 25 साल की उम्र की लड़की के बदले के कर रही है। तुम्हें कितना आराम दे रही है, घर के सारे काम करती है, उस पर भी तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो। मामी ने चादर का कोना ठीक करते हुए कहा कि ओहो, अपनी भांजी के लिए बड़ा तरस आ रहा है। वो भांजी जो सगी भी नहीं है, सगी होती तो ना जाने क्या करते। मामा जी हंसकर कहने लगे कि अगर सगी होती तो उसे अपने सीने से लगाकर रखता। मैं उनकी इन बातों का मतलब नहीं समझ सकी थी, लेकिन जब कुछ और देर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनती रही तो मुझे पता चला कि मामा जी मेरी माँ के सगे भाई नहीं थे, बल्कि उनके सौतेले भाई थे। मेरे नाना जी ने 2 शादियां की थी। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे तब पता चला कि मामा जी पर मेरे आंसुओं का और मेरी मासूमियत का कभी कोई असर क्यों नहीं हुआ। अगर मैं उनकी सगी बहन की बेटी होती तो शायद उन्हें मुझ पर थोड़ा बहुत तरस आ जाता। फिर मुझे याद आया कि यही वजह थी जो मेरी माँ अपने मायके नहीं जाया करती थी। मैं कुछ भी करके शिक्षा हासिल करना चाहती थी। मैंने अपनी सारी फटी हुई किताबों को जैसे तैसे जोड़ लिया था और मैं मौका मिलते ही पढ़ने बैठ जाती थी। मगर इन पुरानी किताबों से कब तक पढ़ा जा सकता था? मुझे आगे भी तो बढ़ना था। मेरे दिल में जोश था और तमन्ना थी कि मुझे कुछ भी करके शिक्षित होना है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दिन दुनिया को दिखाऊंगी कि अनाथ भी आसमान को छू सकते हैं। इस परिवार के दिए गए जुल्म और बेइज्जती एक तरफ और मेरा फैसला एक तरफ। इस परिवार के अत्याचारों ने मेरे अंदर एक अलग ही हिम्मत पैदा कर दी थी, एक ऐसी हिम्मत जिसने मुझे मजबूत कर दिया था। मैं इन लोगों से ना तो कोई बदला लेना चाहती थी और ना ही इनसे नफरत करना चाहती थी। मेरी उम्मीद तो सिर्फ अपने हौसले पर कायम थी। मैंने ठान लिया था कि एक दिन इस जुल्म के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाऊंगी।
अभी वो समय नहीं आया था, लेकिन मैंने उसका इंतज़ार शुरू कर दिया था। मेरे सपने अधूरे थे, लेकिन मैं उनको अपने सब्र से पूरा करना चाहती थी। रात का समय था, सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। हर घर में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि इस घर के स्टोर रूम में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। फिर मैं धीरे धीरे यहाँ से दबे पांव चलती हुई बाहर निकल गई। मैंने अपने हाथ में एक पुरानी कॉपी और पेंसिल थाम ली थी। अंधेरे में चलते हुए मैं रास्ता अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। मैं इस घर से निकलकर थोड़ी दूरी पर जाकर रात के अंधेरे में एक घर की चौखट पर बैठकर पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था और वहाँ पर घर के बाहर बहुत बड़ी लाइट जला करती थी। ये घर जिन लोगों का था, उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी चौखट पर आकर एक लड़की रात के समय इनके ही घर की रोशनी से पढ़ाई किया करती है। ये समय मेरे लिए बहुत स्पेशल होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे यहाँ अकेलेपन में मेरे साथ कोई है, मेरे माता पिता जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं। मैं अपनी माँ की सिखाई हुई हर प्रार्थना को याद किया करती थी। उस रात भी मैं दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है और खांस रहा है। मैं फौरन चौंक गई, डर के मारे किताबें बंद कर दी और जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे बिल्कुल पीछे एक बूढ़े आदमी खड़े हुए थे, सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहने, और उनकी आंखों में चश्मा लग रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखता? मैं हर रोज़ तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए देखता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं थोड़ी घबरा गई, क्योंकि कभी मैंने तो उनको नोटिस नहीं किया था। उस रात उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे कि बेटा, घबराओ नहीं, डरो मत। मैंने कहा तो कुछ नहीं, बस सर झुकाकर बैठी रही। वो मुझसे नरम शब्दों में कहने लगे, तुम यहाँ पढ़ने आती हो ना? मैंने धीरे से सर हिलाया तो वो मेरे बराबर में बैठ गए थे और कहने लगे कि अगर तुम्हें यहाँ बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ पढ़ सकती हो। हालांकि मैं जान चुका हूँ कि तुम यहाँ रोज़ पढ़ने आती हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो बूढ़े आदमी अपने घर के अंदर गए और कुछ किताबें मुझे लाकर दी। कहने लगे कि मेरे पोता पोती का कोर्स है, ये कोर्स उनके लिए पुराना हो चुका है। ये किताबें तुम अपने पास रखो, तुम इनसे पढ़ाई करो बेटा। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जब मैंने तुम्हें 2-3 दिन लगातार देखा तो सोचा कि ज़रूर तुम्हें पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही होगी, तभी तो तुम यहाँ पर आती हो। आज तुम्हें ये किताबें देनी थी, इसलिए तुम्हारे सामने आना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। ये तुम्हारे काम आएंगी बेटा, इन्हें रख लो। किताबों को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने फ़ौरन उनके हाथ से सारी कॉपी किताबें ले ली थी और उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। वो कहने लगे कि नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी हार नहीं मानोगी। मेरी आंखों में हैरानी और खुशी थी, जैसे किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। वो अंकल जी अपने घर के अंदर चले गए और कहने लगे कि तुम जिस तरह से खामोशी से यहाँ बैठकर पढ़ाई करती हो, हमेशा उसी तरह से करती रहना। मैं आइंदा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इतना कहकर उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था और मैं वहाँ बैठकर खुशी खुशी पढ़ाई करने लगी। शुरू शुरू में मुझे यहाँ डर लगता था, लेकिन अब मेरे दिल का डर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अंकल जी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे नई किताब, पेन और भी पढ़ाई लिखाई का काफ़ी सारा सामान देते रहते थे। यहाँ तक कि वो कभी कभी मुझे पढ़ने की एडवाइस भी दिया करते थे। उनकी बातें थोड़ी अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग होती थी। वो कहते थे कि शिक्षा किसी ख़जाने से कम नहीं है बेटा, और जिसके पास ये ख़जाना होता है वो दुनिया की हर जंजीर तोड़ सकता है। मैं उनकी बातों को दिल से सुना करती थी और अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया करती थी। महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे लिए खुफिया शिक्षा ज़िंदगी की रोशनी बन गई। मैं हर रात पढ़ाई करती और दिन में मामा जी और उनके परिवार के अत्याचार सहती, लेकिन मेरे अंदर अब एक उम्मीद जाग चुकी थी। इस घर में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी किताबें घर के अंदर अपने दुपट्टे में बांधकर लाया करती थी और उनको बिस्तर के नीचे खामोशी से छुपा दिया करती थी। एक रात बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी और बिजली भी गरज रही थी। मामा जी ने मुझे स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन मैंने खिड़की से निकलने का रास्ता तलाश कर लिया था। मैं भीगी हुई ज़मीन पर चप्पल के बिना दौड़ी, सिर्फ इसलिए कि अंकल जी ने मुझसे वादा किया था वो आज मुझे मैथ्स के कुछ फॉर्मूले समझाने वाले थे। अंकल जी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और अपनी जवानी के समय में कभी वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन अब रिटायर्ड हो गए थे। मैं जैसे ही बिना चप्पल के भीगे हुए कपड़ों के साथ उनके घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंकल जी पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे।
उनके घर तक किताबें लाते लाते थोड़ी सी भीग चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पोते की नई किताबें लाकर दी और कहा कि मैं इनसे तुम्हें समझाऊंगा। फिर वो मुझे अपने घर के बाहर छोटे से चबूतरे पर लेकर बैठ गए। वो मुझे पढ़ाने लगे और कहने लगे कि इस बारिश की हर बूंद शिक्षा की एक नई बूंद है। बेटा, अगर भीगोगी नहीं तो सीखोगी नहीं, और अगर सीखोगी तो कभी झुकोगी नहीं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मेरा दिल पक्के यकीन से भर चुका था कि मैं एक दिन सब कुछ बदल दूंगी। मामा जी के परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो जिस लड़की को परेशान करते हैं, जिसकी बेइज्जती करते हैं, जिसे हमेशा सताते हैं, वो हर रात खुद को संवार रही है। मैं चाहती तो अपने कमरे में भी पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन वहाँ दिन के अलावा कभी रोशनी नहीं होती थी। मामी जी मुझे सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती दिया करती थी, जो सिर्फ आधे घंटे में जलकर पिघल जाती थी। फिर मुझे सारी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती थी। इस घर के लोग समझते थे कि मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि टूटी हुई चीज़ जब जुड़ती है तो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी मेहनत में शिद्दत आती जा रही थी। जब एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो मैंने और ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अंकल जी की मेहरबानी थी कि उन्होंने अपनी पहचान से मेरा फ़ायदा किया। उन्होंने स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम्हें पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो कि तुम प्राइवेट पढ़ रही हो, बस तुम्हें परीक्षा के समय जाना होगा। मैं अंकल जी का एहसान कभी नहीं भूल सकती थी। अंकल जी के परिवार वाले भी जानते थे कि रात के समय उनके पास एक लड़की पढ़ने के लिए आती है, इसलिए मुझे और अंकल जी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था कि इस दुनिया में कुछ इतने अच्छे भी लोग हैं जो बेवजह ही किसी की मदद कर देते हैं। मैं आज भी अंकल जी के लिए दिल से प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला उनको और उनके परिवार को हमेशा सलामत और खुश रखे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों की मदद करना अपना कर्तव्य समझते हैं। एग्ज़ाम्स का टाइम अब करीब आ रहा था, लेकिन अब हर दिन मेरे लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा था। मामी जी ने स्कूल जाने से पहले मुझसे खूब झाड़ू बर्तन करवाए। कभी मुझे नाश्ता नहीं दिया तो कभी मेरे कपड़े छुपा दिए। उनको पता चल गया था कि मैं कहीं पढ़ने जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बता चुकी थी कि मैं एक सरकारी स्कूल में परीक्षा देने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने हर तरह से मेरी रोक की, लेकिन फिर भी मैं सारी मुसीबतों का सामना करते हुए स्कूल तक पहुँच गई थी। मैंने हर परीक्षा दिल लगाकर हल की। अंकल जी की मेहनत, उनकी प्रार्थना और मेरे माता पिता के सपने के सहारे हर सवाल के साथ, जैसे मैं अपने माता पिता से कहती थी कि मेरे नंबर नहीं है, अब मेरी आज़ादी का दरवाज़ा है। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और इंतज़ार शुरू हो गया था। मेरे दिल में उम्मीद भी थी और बेचैनी भी थी। मैं जानती थी कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर एक दिन अंकल जी ने मुझे बताया कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया। मैं तेज़ी से स्कूल पहुंची। मेरा दिल धड़क रहा था। जब मैंने नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर तलाश किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पूरे स्कूल में टॉप कर चुकी थी। मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मैंने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने मन ही मन अपने माता पिता से कहा कि मैंने कर दिखाया माँ पिताजी। पूरे स्कूल ने मुझे मुबारकबाद दी और स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे शाबाशी देते हुए कहा कि हमें तुम पर गर्व है बेटा, तुम प्राइवेट पढ़ती थी फिर भी तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। मैं पहली बार खुशी खुशी अपना रिपोर्ट कार्ड जब घर लेकर आई तो मुझे लगा कि शायद मामा मामी का दिल नरम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो मेरा रिपोर्ट कार्ड देखे बिना ही ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगे कि ये सब क्या है। मामा जी कहने लगे कि पता नहीं किस तरह से आंखों में धूल झोंकती रही और इतने अच्छे नंबर लेकर आई है। मामी कहने लगी कि कितने ही अच्छे नंबर लेकर आए, इसमें हमारा क्या फ़ायदा, ज़्यादा ही ऊंचे सपने देखने लगी है। मामी जी ने मेरी चोटी पकड़कर कहा कि ऊंचे सपने देखने की ज़रूरत नहीं है, ये चोटी सर से काट दूंगी। इतना कहकर उन्होंने मुझे ज़ोर से दरवाजे की तरफ धक्का दिया। मैंने रोते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड हाथों में लिया और कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारने वाली थी। मेरी खुशी से इन लोगों को कोई खुशी नहीं हुई थी, और होती भी क्यों, ये लोग मेरे अपने जो नहीं थे। मुझे अब अगर कोई पढ़ाई करते हुए देखता तो बहुत सारी बातें सुनाया करता था, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान रही थी। मामी जी ने एक दिन तो खाना बनाते हुए गरम पतीले पर मेरा हाथ रख दिया। वो एक खतरनाक नज़ारा था। और फिर मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी कि आइंदा पढ़ाई करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी।
मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा, मामी माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मामी तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनका चेहरा नफरत की आग से दहक रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तुझे वहीं भेज दूंगी जहाँ तेरी माँ गई थी। समझी तू? पढ़ लिख कर हमें नीचा दिखाना चाहती है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी तो शोर की आवाज़ सुनकर एक पड़ोसन घर के अंदर दाखिल हुई और मामी से कहने लगी कि अरे सरिता, क्या कर रही हो? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। उन्होंने मुझे गंभीर हालत में देखा तो गले से लगाकर तसल्ली देने लगी और मामी को डांटने लगी। उन्होंने कहा कि सरिता, क्या बच्ची को मार दोगी? बेचारी कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। मेरा दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मामी मुझे उल्टा सीधा बक रही थी। मोहल्ले के बाकी लोग भी शोर सुनकर जमा हो गए थे। किसी ने पूछा, किसी ने सिर्फ मामी को देखा, लेकिन सबके दिल में शक ज़रूर पैदा हो गया था। वो औरत सबकी नज़रों में हमदर्द बनी फिरती थी। आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया था। लोगों की वजह से तो वो खामोश हो गई थी, लेकिन उनकी नज़रें बता रही थी कि वो मुझसे कितनी नफरत करती हैं। पड़ोस के कुछ लोगों ने मुझे देखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, सरिता, अगर इसकी परवरिश तुमसे नहीं होती तो इसे हम अपने घर ले जाते हैं। लेकिन मामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अरे खाना बनाया था, सब जला दिया। उस पर इसे डांट रही थी, लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों के घर में इसे कैसे भेज सकती हूँ? उनकी बात सुनकर सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए थे, लेकिन मैं सिसकियों से सारी रात रोती रही थी। मैं कई दिनों से अंकल जी के घर के दरवाजे पर पढ़ने के लिए भी नहीं जा रही थी, तो वो मेरा घर तलाश करते हुए एक दिन हमारे घर आ गए और मामा जी से बातें करते हुए कहने लगे कि अंजू कहाँ है? कई दिनों से वो मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आ रही है। जब ये बात मामा जी और पूरे परिवार के सामने खुलकर आई तो सबको हैरानी हो गई। सबको मेरा सच पता चल गया था। मैं जानती थी कि इस पर मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन अंकल जी मेरी ढाल बनकर खड़े हो गए और कहने लगे कि वो एक कामयाब बच्ची है, बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है। समाज में इस जैसे हीरे की लोग तलाश करते हैं। मगर मामा जी ने उनको ये कहकर टालना चाहा कि वो लड़की हमारे घर में नहीं रहती, जबकि अंकल जी को मोहल्ले के लोग बता चुके थे कि मैं इस घर में ही रहती हूँ। मैं भी किसी काम से जब दरवाजे की तरफ आई तो अंकल जी से मेरी नज़रें टकरा गईं। अंकल जी ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? मैं खामोश हो गई, लेकिन अंकल जी मेरे करीब आए और कहने लगे कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें फीस भी नहीं देनी पड़ेगी बेटा, तुम्हें सब कुछ स्कूल से मिलेगा। मैंने स्कूल में तुम्हारे लिए बात कर ली है। तुम्हें अपने घर वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर कामयाब होना है तो अगला कदम बढ़ाना ही होगा। मामा जी और जीवन अंकल जी को घर से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंकल जी की इस पूरे मोहल्ले में लोग बहुत इज्जत किया करते थे। अंकल जी ने कहा कि मुझे तुम लोगों के बारे में मोहल्ले से पता चल गया कि तुम लोग इस बच्ची को बहुत तंग करते हो, मगर अब मैं इसके साथ हूँ। अंकल जी इतना कहकर वहाँ से चले गए थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि अंकल जी मेरे अपने नहीं थे, फिर भी मेरे लिए कितना कुछ कर रहे थे। हालांकि मुझे उनके जाने के बाद सब लोगों से बहुत डांट पड़ी थी। उन्होंने घर में सब लोगों से कह दिया था कि इस लड़की को परेशान ना किया जाए और कल से ही इसे स्कूल भेजा जाए। अब ये बात मोहल्ले के लोगों के बीच में पड़ गई थी, इसलिए मामा जी को डर लग रहा था कि कहीं उनकी मोहल्ले में उनकी बेइज्जती न होने लगे। इसलिए अगले दिन से मुझे स्कूल जाने की परमिशन दे दी गई थी। मैं बहुत खुश थी कि ये सब कुछ अंकल जी की वजह से पॉसिबल हो सका था। मैं अब हर रोज़ स्कूल जाने लगी थी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी थी, घर के काम भी करती थी, मार खाती थी, डरी सहमी रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। मामा जी का बेटा जीवन, जो हमेशा गलियों में आवारागर्दी करता फिरता था, मोहल्ले की एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया और मामी का छोटा बेटा रोहन स्कूल में बहुत ही कम नंबर लेकर आया था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। मामा जी के सामने अब उनके बच्चों की हकीकत आने लगी थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों में बिजी हो गए थे। इधर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। लगभग 4 साल गुजर गए थे और अब मैं इंटर में आ गई थी। रोहन, जो अपने पहले वाले स्कूल में फेल हो गया था, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मामा और मामा जी ने मेरे ही स्कूल में रोहन का एडमिशन करवा दिया था, मगर वो यहाँ पर मुझे बहुत परेशान किया करता था। एक दिन तो इसने स्कूल में मेरे क्लास की एक लड़की के बैग से स्कूल की फीस के पैसे चुरा लिए थे और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, जिसकी शिकायत प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। मामी ने कहा था कि ये लड़की बहुत बदतमीज़ है, चोरी जैसे कामों में भी शामिल है।
प्रिंसिपल, जो पहले ही मामी की सख्ती को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो कुछ देर खामोश रहे और फिर मुझे बुलाया गया। मुझसे पूछा गया कि बेटा, तुम क्या कहना चाहोगी? चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लग चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने यही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर मामी और रोहन साफ साफ यही कह रहे थे कि अंजू पहले से ही चोर है। हमारे घर में भी काफ़ी चोरी कर चुकी है। अपने क्लास की लड़की के पैसे इसने ही चुराए होंगे, और वो लड़की जिसके पैसे चोरी हुए थे उसे भी मुझ पर ही शक हो रहा था। लेकिन स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। इतने समय में उन लोगों को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था। फिलहाल तो उन्होंने इस बात को यही दबा दिया और मुझे सबके सामने समझा दिया कि आइंदा कोई गलती मत करना, वरना स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे बेवजह की डांट पड़ी थी। मेरे लिए ये लम्हा बेहद ही तकलीफदेह था। ये मेरे लिए कोई छोटा सा इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हो गई, और जिस लड़की के पैसे चोरी हुए थे उसको पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसकी फीस स्कूल के स्टाफ ने दे दी थी। अंकल जी के सामने भी ये बात आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि बेटा, क्या बात हुई थी? मैंने उन्हें रोते हुए यही बताया कि मुझे कुछ नहीं पता कि उस लड़की के पैसे किसने चुराए, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, सच कभी भी छुपा नहीं रह जाता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। फिलहाल मेरी पढ़ाई का सफ़र जारी था। अंकल जी अभी भी मेरा साथ दे रहे थे, और अब मैं उनके घर के दरवाजे पर नहीं, बल्कि उनके घर के अंदर जाकर पढ़ाई किया करती थी। रात में नहीं, बल्कि दिन में पढ़ाई किया करती थी। उनके पोता पोती भी मेरी उम्र के थे, वो भी मेरा पढ़ने में बहुत साथ दिया करते थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा हुआ था वो अभी भी मेरे दिल पर बोझ की तरह ठहर गया था। एक दिन मेरी नज़र अचानक अपनी क्लास में मौजूद सीसीटीवी कैमरे पर गई, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि चोरी तो क्लास में ही हुई है और इस कैमरे की फुटेज से चोर का पता चल जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जाग गई। स्कूल के ऑफिस में मैं गई, जहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग होती थी। मैंने हिम्मत की और सर से कहा कि सर, मुझे वीडियो देखनी है। सर ने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगे कि कैसी वीडियो? मैंने उनको अपने क्लास के बारे में बताया और जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन की फुटेज निकलवाई, तो चंद लम्हों में ही स्क्रीन पर पता चल गया था कि चोरी किसने की है। 8th क्लास का स्टूडेंट रोहन, जो कि मेरे मामा जी का बेटा था, वही मेरी क्लासमेट अर्पिता के पैसे उसके बैग से चुरा रहा था। ये देखकर ऑफिस में मौजूद लोगों की आंखें फैल गईं और उन्होंने फौरन वीडियो को सेव कर लिया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत है, तुम्हारी बात सच निकली। अगले दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने सबको इकट्ठा करके वीडियो प्रोजेक्टर पर चलाया, जिसे पूरे स्कूल के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने देखा। हकीकत सबके सामने खुलकर आ गई थी। प्रिंसिपल ने खामोशी से मुझे बुलाया और सबके सामने कहा कि बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर शक किया और तुम्हें डांटा भी था। तुम बेगुनाह हो, बल्कि बहुत हिम्मत वाली हो। सबने मुझसे माफ़ी मांगी थी। सारे स्टूडेंट ने मेरे लिए तालियां बजानी शुरू की थी। सबकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन मेरी चोरी का इल्ज़ाम जो अब मुझ पर से हट चुका था, उसकी वजह से मेरा दिल अब हल्का हल्का महसूस करने लगा था। रोहन को इस स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिस पर मामा और मामी जी की पूरे मोहल्ले में बहुत बदनामी हुई थी। मगर जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मामी जी ज़ोर से चिल्लाईं और मुझे डांटने लगी कि तुम तो पूरे स्कूल की सुपरस्टार बन गई हो। हकीकत खोलने की क्या ज़रूरत थी? हमें झूठा साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा स्कूल से निकल गया। मैंने कहा, बस मामी, अब मैं आपके जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे शब्द सुनकर तो जैसे मामी के शरीर में जहर उतर चुका था। उन्होंने कहा कि तू बहुत बोलने लगी है, मैं कभी तुझे सुकून नहीं लेने दूंगी। उनकी बदसलूकी अब बढ़ती जा रही थी। वो चाहती थी कि मैं टूट जाऊं, अपने हौसले से हार जाऊं, लेकिन मैं अब फौलाद बन चुकी थी। मेरे क्लास की जिन लड़कियों ने मुझे चोर कहना शुरू कर दिया था, अब वो मेरी दोस्त बनना चाहती थी। वैसे भी इस स्कूल में अब मेरा लास्ट ईयर था। जैसे तैसे इंटर तो कंप्लीट हो गया था, अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। मोहल्ले के लोग भी मेरी तारीफ किया करते थे, लेकिन घर के अंदर मेरे साथ जुल्म बढ़ते जा रहे थे। मोहल्ले के सामने अब मामा जी के पूरे परिवार की खूब बदनामी होने लगी थी। उनके दोनों बेटों को ही आसपास के लोग चोर कहने लगे थे। वो पड़ोसी जो मेरी मामी को बहुत अच्छा समझते थे, अब उन्होंने उनके घर तक जाना छोड़ दिया था और उनको भी अपने घर कोई नहीं बुलाता था। लोगों को लगता था कि ये लोग हमारे घर आएंगे तो ज़रूर चोरी करेंगे। वक्त गुजरता जा रहा था,
मगर अब वो लम्हा आ चुका था कि मामी जी की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। कुछ तो उन्हें बदनामी की टेंशन हो गई थी और कुछ उन्हें मेरी कामयाबी परेशान कर रही थी। मामा जी की भी अचानक नौकरी चली गई, जिसकी वजह से वो घर में खाली बैठा करते थे। बड़ा बेटा जीवन तो कोई काम करता ही नहीं था, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। छोटा बेटा रोहन भी पढ़ाई से ध्यान हटाकर बड़े भाई की तरह आवारागर्दी में लग गया था। ये सारी टेंशन मामा जी के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए हमेशा उनके दिमाग में दर्द रहता था। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर गए। मैं किचन में खाना बना रही थी। जब मुझे उनके धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन उनके कमरे में गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैंने मामा जी को आवाज़ दी। मामा जी फ़ौरन उनको अस्पताल लेकर गए। मैं भी मामी को संभालती हुई मामा के साथ अस्पताल पहुंच गई थी। वहां जाने के बाद पता चला कि मामी के दिमाग की नस फट गई है, उनका ऑपरेशन होना है। मामी जी का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि उनके दिमाग की नस फट गई थी। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था। ये ऑपरेशन बहुत महंगा था। मामा जी की नौकरी जा चुकी थी और मोहल्ले के लोग भी उन्हें बुरा भला कह रहे थे। वो किसी से मदद मांगने लायक भी नहीं रहे थे। उनके बच्चे तो किसी काबिल थे ही नहीं, तो मजबूरन मामा जी को अपना घर गिरवी रखना पड़ गया था। मामी जी के सारे बाल उतार दिए गए। उनके दिमाग की छोटी छोटी नसों का ऑपरेशन हुआ। बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, लेकिन मामी जी की जान बच गई थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मामा जी को मोहल्ले में ही एक छोटा सा घर किराए पर लेना पड़ गया था, क्योंकि अपना घर तो मामी जी के इलाज की वजह से बिक गया था। घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब एक इंसान मामी जी का ख्याल रखने के लिए चाहिए था। मामा जी के दोनों बच्चे तो माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मामा जी अपनी पत्नी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में मैंने मामा जी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से काम पर जाइए, कोई नौकरी तलाश कीजिए, मैं मामी का ख्याल रखूंगी। मेरे ये शब्द मामा जी के दिल में उतर गए। उन्होंने कहा कि अंजू बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारी मामी ने बहुत बुरा किया, हमेशा तुम्हें बुरा समझा, फिर भी तुम। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। मैंने मामा जी को तसल्ली दी और कहा, मामा जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे सगे मामा नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ तो आपको अपना भाई मानती थी। मुझे तो उन्होंने यही बताया कि आप मेरे मामा हो। उस हिसाब से मामी से भी मेरा एक रिश्ता है, वो आपकी पत्नी है और मैंने उनको हमेशा अपनी मामी कहा। उन्होंने भले ही मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ बहुत ही बुरा है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़कर बाहर आई हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगी, उनको ठीक करने में आपकी मदद करूंगी। मेरी बात सुनकर मामा जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मेरे सर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। मामा जी ने मुझसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी। मामा जी को फाइनली एक नौकरी मिल गई थी। वो नौकरी पर जाने लगे थे और मैं घर में रहकर पढ़ाई भी करती थी, घर के सारे काम भी करती थी और मामी जी का ख्याल भी रखती थी। मामी जी को अकेले कमरे में रहने के लिए कहा गया था। मामी जी के सारे काम मैं खुद ही किया करती थी, उनको वक्त पर दवाई देती थी, उनका परहेज का खाना बनाया करती थी। इस बीच मेरी पढ़ाई रुक गई थी, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। जब अंकल जी को हमारी परेशानियों के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से मेरी मदद की और मेरे एडमिशन की बात करने के लिए घर आ गए थे। मगर इस बार मामा जी ने उनको घर से नहीं निकाला, उनको इज्जत दी। मामा जी ने कहा कि बस आपने अंजू की बहुत मदद कर ली। अंजू ने भांजी नहीं बल्कि एक बेटी बनकर दिखाया। हम तो कभी उसकी हकीकत समझ ही नहीं सके। हम बहुत शर्मिंदा हैं भाई साहब। आपने हमेशा उसे समझा, मगर हम उसके अपने होते हुए भी कभी उसको अपना न समझ सके। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती है। मैं अपनी कमाई से खुद उसका एडमिशन करवाऊंगा। अंकल जी को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मामा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं अब तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। बेटा, तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो। मामा जी ने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। साथ ही मामी जी का इलाज भी चल रहा था। मैं पढ़ने के साथ साथ घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी और मामा जी के बेटे को तो अभी भी कोई फिक्र नहीं थी। मामी जी, जिनको डॉक्टर ने बोलने से भी मना किया था, उनकी कंडीशन अब ऐसी हो चुकी थी कि वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों में नमी होती थी। वो मुझसे इशारे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती थी, मगर मैंने उनको समझा दिया था कि मैंने उनको माफ़ कर दिया है और आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग का ऑपरेशन हुआ है।
फिर जिंदगी सुकून भरी गुजरने लगी, क्योंकि मुझे तंग करने वाली मामी अब बिस्तर पर आ गई थी। मेरी फिक्र ना करने वाले मामा अब मेरी फिक्र करने लगे थे, और उनके दोनों बेटे तो बिल्कुल नकारा निकले। मेरी जिंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ गया। अब समय ऐसा है कि मैं बच्चों को घर में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मामी जी का भी ख्याल रखती हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ। मामा जी ने कहा है कि जैसे ही तुम्हारी मामी की तबीयत ठीक होती है तुम नौकरी भी कर लेना। हमारे लिए नहीं बेटा, अपने लिए, क्योंकि हम तो तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सके, मगर तुम अपने लिए सब कुछ करना। तुम जैसा चाहे वैसा करना। आज इस हादसे को पूरे 3 साल हो चुके हैं। मामी जी की कंडीशन इतनी ठीक हो गई है कि वो थोड़ा बहुत घर में चल फिर लेती हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेती हैं, लेकिन जब जब बात करती हैं मुझसे माफ़ी मांगती हैं और अपने दोनों बेटों को बुरा भला कहती हैं। मामी का यही कहना है कि मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, लेकिन तुमने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। मेरे अपने बच्चों ने कभी नहीं समझा, मगर तुमने मेरी बहुत सेवा की। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे इन लोगों का प्यार मिल गया था, इन लोगों की तरफ से इज्जत मिलने लगी थी। बस मेरे लिए यही बहुत था। अब इस घर में मैं एक बोझ की तरह नहीं रहती, बल्कि मामा मामी का प्यार मुझे इस घर की बेटी बना चुका है। मामी जी ने अपने दोनों बेटों को तो घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो दोनों मामा जी की नाक कटवाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मेरी जिंदगी अब काफ़ी हद तक सुकून से है। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि मामी जी जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएं और मैं कोई अच्छी नौकरी करने लगूं, क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ साथ नौकरी करना भी मेरा एक सपना था, जो कि आप लोगों की प्रार्थना के साथ जल्दी ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।